नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद में सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि एक राष्ट्र होता क्या है। तो दो शब्द हैं हमारे पास, एक है राष्ट्र और दूसरा है राष्ट्रवाद। तो मैं बिल्कुल बेस से लेकर चलना शुरू करूँगा इसको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसको पहली बार पढ़ रहे हों और कुछ नहीं है पहली बार पहले पढ़ा हो। तो हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको बेस से लेकर चलूँगा और राष्ट्र को परिभाषित करूँगा कि एक राष्ट्र क्या होता है। देखिए, राष्ट्र बनता कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1947 में जब हमारे संविधान निर्माताओं ने एक राष्ट्र की कल्पना की थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने एक सूत्र में पूरे भारत को पिरोया था। तो वह उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया था। आखिर हमने ऐसा क्यों बोला कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक राष्ट्र का निर्माण किया था? तो पहले क्या हमारा राष्ट्र नहीं था? यह सवाल उठना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्र तो था, लेकिन वह एक सूत्र में पिरोया हुआ राष्ट्र नहीं था। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग भागों में बटा हुआ था हमारा भारत। और ये जो बटे होने के कारण ही कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने महसूस किया कि ये जो बिखराव है, इस बिखराव की वजह से ही हम 200 साल तक किसी पर राष्ट्र के एक उपनिवेश बनकर रहे थे। तो सबसे पहला जो बल दिया गया संविधान निर्माताओं द्वारा, वह इस पर दिया गया कि भारत को एक अखंड भारत के रूप में निर्मित किया जाए। उसके लिए ज़रूरी था कि सभी रियासतों को, सभी प्रांतों को एक सूत्र में पिरोया जाए। इस काम को करने का जो जिम्मा दिया गया, वह सरदार पटेल के हाथों में दिया गया। आप सोच रहे होंगे, क्या हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं? नहीं, हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे, लेकिन राष्ट्रवाद की जो भावना जहाँ से जागृत होती है, उसे बैकग्राउंड से समझना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्र कब एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, सभी लोगों को एक सूत्र में कब बांधा जा सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में एक देश प्रेम की भावना को जागृत किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि वह अलग अलग नहीं हैं और एक पर्टिकुलर जो देश है, जिसको भारत कहते हैं, उसके सभी नागरिक हैं। तो अपने आप को एक अलग थलग ना समझकर, अपने आप को एक अलग थलग ना समझकर अपने आप को एक ही हिस्से का भाग समझना है आपको। और एक बॉडी की तरह, जैसे एक शरीर होता है और उसके अलग अलग अंग होते हैं, उसकी तरह एक भारत माता की तरह भारत को रिप्रेजेंट किया गया। यह क्या था? यह एक मानसिक मनोभाव था जो लोगों के मन में बिठाया गया, और इसका जो कार्य था वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम से ही स्टार्ट हो गया था। यह जो भाव है, यह जो मनोभाव है, यह जो एक मानसिक भाव है, यह राष्ट्रवाद कहलाता है। तो पहले राष्ट्रवाद आता है, और राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसके फलस्वरूप ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। एक पश्चिमी विचारक हुए हैं अर्नेस्ट गेलनर, जिनकी एक प्रसिद्ध जो कथन है वो ये है कि राष्ट्रवाद है जो राष्ट्रों को बनाता है, राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाता। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर कुछ लोग एक राष्ट्र बनाने का फैसला करते हैं। उम्मीद है आपने राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बीच में ये डिफरेंस समझा होगा। अब इसे हम थोड़ा एक किताबी लैंग्वेज में
पढ़ लेते हैं। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई है जिसमें लोग साझा भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास और भूगोल से जुड़े होते हैं। यह एक ऐसा समुदाय है जो अपने भीतर एकता और साझा पहचान को महसूस करता है। राष्ट्र का जो अस्तित्व है वह भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होता है, जैसे कि एक विशेष क्षेत्र, साझा परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहर। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो यह मानती है कि एक राष्ट्र के पास आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए और उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित होना चाहिए। यह एक प्रकार की भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति गर्व, वफादारी और समर्पण को प्रकट करती है। राष्ट्रवाद की विचारधारा में यह विश्वास होता है कि एक राष्ट्र को अपने राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। उम्मीद है आपको राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। इसे अगर उदाहरण से मैं आपको राष्ट्रवाद को समझाऊं तो इसके लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं विदेश में जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो आप जब फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ सभी उस कंट्री के निवासी मिलेंगे। ज़्यादातर निवासी आपको उस कंट्री के मिलेंगे, लेकिन अगर आपको वहाँ कोई एक भारतीय मिल जाता है तो आप उस भारतीय से कभी मिले नहीं हैं, आप उस भारतीय को जानते भी नहीं हैं। लेकिन जब आप उस भारतीय से मिलेंगे तो आपको एक बॉन्डिंग महसूस होगी, आपको कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि वह भारतीय है और आप भी भारतीय हैं। यह जो भावना जो आपके अंदर उस भारतीय को देखकर आएगी, यह भावना कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करती है। उम्मीद है आपको राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आज के समय में है वह है कि राष्ट्रवाद का इस वैश्वीकरण के युग में क्या महत्व है। देखिए, 1991 शीत युद्ध का जो अंत हो गया था, उसके बाद पूरे विश्व में एक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो लहर चली थी, उस लहर के पश्चात राष्ट्र एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। सभी राष्ट्र एक दूसरे से एक लिंक में बंध गए थे, जहां उन्होंने वैश्वीकरण को अपना लिया था। चूँकि उन्होंने वैश्वीकरण को अपना लिया था और आपस में एक संबंध बन गया था, एक इंटरडिपेंडेंसी बन गई थी राष्ट्रों के बीच में, तो वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद का जो महत्व है वह विवादास्पद हो गया। एक तरफ जो राष्ट्र है उसकी अपनी एक संप्रभुता है, उसकी अपनी एक राष्ट्रीय पहचान है। तो एक राष्ट्र हमेशा अपनी संप्रभुता को लेकर और राष्ट्रीय पहचान को लेकर चिंतित रहता है और यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी होते हैं। लेकिन जो वैश्विक एकता की बात करते हैं, जो कि वैश्वीकरण करता है, वो कहीं ना कहीं एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड की तरफ अपने आप को ले जाने का प्रयास करता है, जो वैश्वीकरण करता है। तो एक वैश्विक एकता और सहयोग के मार्ग में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बांधा माना जाता है। कई देशों में बढ़ते जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको वैश्वीकरण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। कई देश हैं जो एक राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। खुद अमेरिका जैसे देशों में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है। तो यह जो वाक्य है कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, यह राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करता है। तो क्या समझा जाए कि क्या राष्ट्रवाद वैश्वीकरण को चुनौती दे रहा है या वैश्वीकरण राष्ट्रवाद को चुनौती दे रहे हैं? लेकिन मुद्दा ये है
क्या दोनों को साथ में सह अस्तित्व रखा जा सकता है क्या? आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या राष्ट्रवाद का कोई नकारात्मक पक्ष है? बिल्कुल है। देखिए, हर चीज़ एक दायरे में ही अच्छी होती है। जब उस दायरे से बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं कि जब अति होती है किसी चीज़ की, तो वह कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। यही राष्ट्रवाद के भी साथ होता है। जब राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं वह अपने साथ लेकर आता है जातीय और सांप्रदायिक तनाव, हिंसा। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? हमारे सामने दो शब्द आए, एक आया राष्ट्रवाद और दूसरा उग्र राष्ट्रवाद। कैसे परिभाषित करेंगे उग्र राष्ट्रवाद की? देखिए, उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है? उग्र राष्ट्रवाद में जब एक देश अपने आप को, एक राष्ट्र अपने आप को इतना ज़्यादा सर्वोपरि समझने लग जाता है कि वह अन्य राष्ट्रों की अनदेखी करने लगता है और कहीं ना कहीं वह अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करने लग जाता है कि अन्य देश कभी भी उसकी टेरिटरी पर हमला कर सकते हैं या उसके क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण कर सकते हैं। इस तरह की भावना जब किसी राष्ट्र के अंतर्गत आ जाती है और वह ज़रूरत से ज़्यादा अपने सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हो जाता है, अपनी जातीयता को लेकर जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तो वह एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है। तो क्या हमारे पास उग्र राष्ट्रवाद को लेकर कुछ उदाहरण हैं क्या? बिल्कुल हैं। अगर आप देखेंगे हिटलर को, अगर आप देखेंगे मुसोलिनी को, तो हिटलर और मुसोलिनी ने जो इटली और जर्मनी में हुआ, वो क्या था? वह उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम था। उग्र राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप ही सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी चीज़ें हुई थी। तो जब राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में परिवर्तित होता है, तो यह एक घातक रूप भी धारण कर लेता है। क्या यह एक राष्ट्र के लेवल पर होता है? नहीं, यह एक संप्रदाय और एक जातीय लेवल पर भी हो सकता है। जब एक संप्रदाय अपने आप को इतना उच्च मान लेता है कि वह अन्य संप्रदायों की कहीं ना कहीं अनदेखी करने लग जाता है, तब भी एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन जाता है। यही हुआ भारत के साथ, इंडिया के साथ 1947 में, जब भारत से अलग होकर बना था एक अलग मुस्लिम राष्ट्र जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। वह कहीं ना कहीं एक उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी तरह सांप्रदायिक और जातीय हिंसा उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। तो यह एक नकारात्मक पक्ष हमने राष्ट्रवाद का देखा। आधुनिक समय में अगर हम देखें कि राष्ट्रवाद के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो सबसे पहली चुनौती, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने क्या किया है? वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हुआ है। दूसरा है माइग्रेशन, प्रवासन। बड़े पैमाने पर प्रवासन की समस्याएं आती रही हैं और यह जो सांस्कृतिक विविधता प्रवासन के कारण बढ़ती है। क्या होता है कि जहाँ पर एक समुदाय जो कि माइनॉरिटी में है, वह मेजॉरिटी लोगों के डर से अपने देश से पलायन कर जाता है और नज़दीकी और सीमावर्ती देशों में एंटर कर जाता है। उससे क्या होता है कि दूसरी जगह जाकर भी वह एक अल्पसंख्यक की भूमिका में आ जाता है, तो वहाँ भी उसके साथ एक राष्ट्रवाद को वो चुनौती देते हैं, जो कि म्यांमार में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी जो चुनौती है वह है सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष। सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष के बारे में हमने अभी अभी बातें की हैं, जैसा कि इटली में हुआ, खुद इंडिया में हुआ और जर्मनी में हुआ।
तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखिए राष्ट्रवाद जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वह एक अतिरेक की कंडीशन में आ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है, जो वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए हानिकारक हो सकता है। आर्थिक सहयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते सहयोग के युग में अतिवादी राष्ट्रवाद आर्थिक साझेदारी और सहयोग के मार्ग में बाधा बन सकता है, क्योंकि आर्थिक सहयोग करने के लिए कई बार हमें क्या करना होता है कि कुछ बाहरी कंपनियों को अपने देश में निमंत्रण देना होता है, बाहरी जो सामग्री हैं उनको भी अपने देश में निमंत्रण देना होता है, जब ही एक देश दूसरे देश से आर्थिक सहयोग कर पाता है। इस कंडीशन में जो घरेलू और कंपनियां होती हैं उनके मन में एक भाव आता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम हमारी कंपनी को बढ़ावा ना देकर जो हमारी गवर्नमेंट है वह बाहरी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को क्षति पहुंचती है। तो यह वैश्वीकरण, माइग्रेशन, सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आर्थिक सहयोग एक भूमिका निभाते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद वो चुनौती देते हैं। तो आई होप आपको राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस नॉलेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।